हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स जोन में। और आज हम आपको बताएंगे उत्तर वैदिक काल का संपूर्ण नोट्स। तो इसमें हम आपको बताएंगे उत्तर वैदिक काल का परिचय, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, 16 संस्कार, विवाह के प्रकार और राजनीतिक स्थिति। पिछले वीडियो में हम आपको ऋग्वैदिक काल के पूरा नोट्स बताए थे और इस वीडियो में ये बता रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का इतिहास उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के पश्चात हुई। उत्खनन और अनुसंधान के फलस्वरूप उत्तर वैदिक काल और उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग 700 स्थल प्रकाश में हैं, जहां सबसे पहले बस्तियां स्थापित हुई थीं। अगला है उत्तरी गंगा के मैदान में पाए गए स्थलों का चित्रित मृदांड स्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित एवं भूरे रंग के कटोरे और थालियों का प्रयोग करते थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ जो चित्रित है वो धूसर मृदांड तथा लौह अवस्था के पुरातत्व से आभास होता है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आर्यों का निवास होगा। भरत और कुरु इसी काल के प्रसिद्ध कबीले थे, जो सरस्वती और दृशदती नदियों के समीप रहते थे। भरत, जिनके नाम पे हमारा भारत पड़ा था, और कुरु कौरव वंश को शायद कहा जा रहा है। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरु तथा पंचाल ने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ जिले में स्थित है। महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास कौरवों तथा पांडवों के बीच हुआ होगा। हालांकि ये दोनों कुरुकुल के ही थे। इस युद्ध के फलस्वरूप वस्तुतः सभी कुरुवंशियों का विनाश हो गया। प्राचीन कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया और कुरुवंश में जो जीवित रह गए थे वो इलाहाबाद के पास कौसंबी में आकर बस गए। वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल तथा उत्तरी बिहार के विदेह में बस गए। विस्तार के द्वितीय दौर में पहला ऋग्वैदिक काल जो था, वैदिक लोग इसमें सफल हुए क्योंकि उनके पास लोहे के हथियार और अश्वचलित रथ हो गए थे। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में आते थे। ये लोग लोहे से क्या हो गया था, ये लोग मतलब जान गए थे लोहे के बारे में। और लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा कर्नाटक के धरावड़ जिले में मिलता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी लोहे का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस नाम से संबोधित किया गया है। और इसमें जो उत्तर वैदिक काल के जो राजा होते थे वो एक प्रकार का सरदार होते थे। इनके हाथ में असीमित अधिकार नहीं रहते थे, क्योंकि इसे कमावली संस्थाओं से परामर्श लेना पड़ता था। यानी कि इन लोगों का अपना जो होता था वो सभा के जो मेंबर्स होते थे उनके थ्रू लेना पड़ता था। वैदिक काल में कबीले या कुल्लू के आधार पर अनेक संस्थाएं बनी थी, जैसे सभा, समिति, विदर और गण, और जो सभाजन थे वो सभी। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदर में शामिल होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों का भी जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे कम होते गया। और ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। ऋग्वैदिक काल में लोगों को आर्य बनने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ऐसा कोई अधिकारी स्पष्ट नहीं है जो कर वसूलता हो। संभवतः प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश स्वेच्छा सिद्धि देता होगा। इस अंश का नाम बलि अर्थात चढ़ावा कहा जाता था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में कर का कहीं उल्लेख नहीं मिला है। अगला है चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान व्रजपति कहलाता था। वहीं परिवारों के प्रधान को जो कुलपा कहलाते थे अथवा लड़ाकू दल के प्रधानों को जो ग्रामीणी कहलाते थे को राजा एक साथ युद्ध में ले जाता था। तो अब हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में विद नामक संस्था का लोप हो गया तथा सभा और समिति में राजाओं एवं उच्च वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रयोग निषेध हो गया। साथ ही इसमें कुलीन तथा ब्राह्मण वर्ग का प्रबल यानी कि वर्चस्व स्थापित हो गया। उत्तर वैदिक काल में पंचाल एक जन या कबीले का नाम था। कालांतर में यह प्रदेश का नाम हो गया। पांचाल, आप महाभारत के कहानियों में सुने होंगे पांचाल का नाम, जहाँ से पांचाली यानी कि द्रौपदी थी, तो वो था पंचाल, जो बाद में चल के क्या हो गया कि प्रदेश का नाम हो गया पंजाब यानी कि पांचाल। तो अब हम चलेंगे राजनीतिक स्थिति के अगला नोट्स पे बढ़ेंगे। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है।
राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला है। राजा के अधिकार में इस समय उत्तरवैदिक काल में अत्यधिक इनकी शक्तियों में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के शासक पृथक नाम से जाने जाते थे। पूर्व के शासक को सम्राट और पश्चिम में शासक को स्वराट और उत्तर के शासक को विराट तथा दक्षिण के शासक को भोज कहा जाता था। तो ये इस नाम से प्रचलित होते थे। तो हम आगे अब जानेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था, जिसमें ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई थी। मतलब उत्तर वैदिक काल में यज्ञ ये सब ज़्यादा होते थे और ब्राह्मणों का ज़्यादा ही वर्चस्व स्थापित हो चुका था। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य के कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी कार्य सौंपा गया, जैसे कृषि, पशुपालन आदि। उनमें से कुछ लोग पानसारी या शिल्पी का कार्य भी करते थे। इस काल में केवल वैसे ही राजस्व चुकाते थे और जो भी राजकाज का काम होता था वो ये वैश्य लोग ही करते थे। आगे हम बढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल है गोष्ठ या स्थान, जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। कालांतर में गोत्र का अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय था। तत्पश्चात गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा प्रचलित हुई। तदनुसार एक ही गोत्र या मूल पुरुष के बीच आपस में विवाह निषेध हो गया। मतलब कि एक गोत्र के जो लोग होते थे वो आपस में विवाह नहीं करते थे। आज भी तो ऐसा ही है कि एक गोत्र में शादी नहीं होती है ब्राह्मण जातियों में। और उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई। इस काल में कई आश्रम दिखाई देते हैं, जैसे आश्रम यानी कि संस्कार, जो एक तरह से जो हमारे संस्कार से भी जुड़े हुए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सब जो थे ये आश्रम थे जिन्हें हर लोगों को करना अनिवार्य था। तो आगे हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के धार्मिक स्थिति के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दुआ ब्राह्मणों के प्रभाव से आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। यज्ञ इस संस्कृति का मूल तत्व बन गया। यानी कि यहाँ इस काल में यज्ञों का जो था वो अत्यधिक बढ़ गया था। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता थे, इंद्र और अग्नि, अब प्रमुख नहीं रह गए थे। ऋग्वेदिक काल में इंद्र और अग्नि का सबसे ज़्यादा संप्रभुता हासिल था। इनके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। पशु के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। इन्हें पालक और रक्षक माना जाने लगा। पूषण शूद्रों के देवता बन गए, जो कि पशुओं की रक्षा करते थे। और उत्तर वैदिक काल में घर का प्रत्येक व्यक्ति अग्नि में आहुति देता था और ऐसा प्रत्येक कर्म अनुष्ठान या यज्ञ का रूप धारण कर लेता था। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिसमें विशेष रूप से पशुधन का ह्रास होता गया। यानी कि पशुएं जो थी वो उन लोगों का कम होता गया बलि प्रथा की वजह से। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था और यज्ञ का फल इस बात पर निर्भर करता था कि यज्ञ का मंत्रों का उच्चारण में कितनी शुद्धता से किया गया है। राजा के राज्याभिषेक समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। राजसूय यज्ञ 17 प्रकार के जलों से राजा का अभिषेक कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का संबंध राजा द्वारा किए गए राज्य विस्तार से था। इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, जिसके आधार पर राज्य की सीमा का निर्धारण होता था। राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ की विस्तृत चर्चा शतपथ ब्राह्मण में दी गई है। राजसूय यज्ञ का आपने नाम सुना होगा, जब रामायण में भी आपने सुना होगा, जब राम जी ने राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें घोड़ा छोड़ा था और लव कुश ने पकड़ा था, ये वही यज्ञ था। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था, यानी कि लिखा गया था। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई थी। उपनिषदों में कहा गया कि जो आत्मा होती है उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध जानना चाहिए, ना कि कर्मकांडों में विश्वास करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि ही थी। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक बैल से हल जोते जाने का चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधित अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि सीता के पिता और विदेह के राजा जनक ने हल चलाया था, तब जाके सीता का जन्म हुआ था। मतलब धरती से सीता निकली हुई थी। कृष्ण के भाई बलराम भी हलधर कहलाते थे, क्योंकि हल उनका हथियार था। उत्तर वैदिक कालों में उच्च वर्गों के लिए हल चलाना वर्जित हो गया।
वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम ब्रीही कहा जाता है। अगला है चावल का अवशेष हस्तिनापुर में भी मिले हैं। वह ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के हैं। इस समय के आसपास एटा जिले में स्थित अंतरंजी खेड़ा में भी चावल मिला था। उत्तर वैदिक काल में शिल्प कार्यों में ताम्रशिला प्रसिद्ध पेशा था। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर या मृदांड स्थलों में पाई जाती हैं। इनका उपयोग लड़ाई और शिकार तथा आभूषण के रूप में भी किया जाता था। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा की चर्चा की गई है। इसमें वाणिज्य का संकेत मिलता है, जिसमें नई नई कलाओं और शिल्प के उदय में बल मिला है। उत्तर वैदिक काल में मैदान में बसने वाले किसान अपने निर्वाह के लिए पर्याप्त अनाज उत्पन्न कर लेते थे और वो अपनी उपज का कुछ भाग अपने मुखिया, राजा और पुरोहित के लिए भी बचा लेते थे। उत्तर वैदिक काल में कर या नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया। इसमें संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था जो संग्रहीकर्ता कहलाता था और वहीं कर को वसूलता था। तो उत्तर वैदिक काल से ही कर का जो प्रचलन था वो शुरू हो गया। तो ये थी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। अब हम आपको बताएंगे उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रचलित 16 संस्कार और विवाह के बारे में, जो आज भी प्रचलित है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे विवाह, कितने प्रकार के विवाह उत्तर वैदिक काल में बनाए गए थे जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रचलित हैं। तो उत्तर वैदिक काल में विवाह जो थे वो मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार का उल्लेख किया गया। मनुस्मृति में इसका उल्लेख है। सबसे पहले विवाह है ब्रह्म विवाह। यह प्रशंसनीय विवाह था। इसके अंतर्गत कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसका विवाह किया जाता था, जो आज भी किया जाता है। दैव विवाह, यह प्रशंसनीय विवाह था। इसके अंतर्गत यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। फिर था आर्ष विवाह। यह विवाह भी प्रशंसनीय विवाह था। इसके अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गायों के बदले में अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। उसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह। यह भी विवाह सही माना जाता है। इसके अंतर्गत वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांगकर विवाह करता था। फिर है असुर विवाह। असुर विवाह यह सही विवाह नहीं था, निंदनीय विवाह था। इसके अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय किया जाता था, जो आज भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं। गंधर्व विवाह, यह भी निंदनीय विवाह था। इसके अंतर्गत कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर यह विवाह कर लेते थे। आगे है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह भी निंदनीय विवाह था। इसके अंतर्गत सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह किया जाता था। यह आज भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में हो रहा है। राक्षसी विवाह, यह भी निंदनीय विवाह था। इसके अंतर्गत बलपूर्वक कन्या को छीन कर या अपहरण कर उसका विवाह किया जाता था। अब हम आपको बताएंगे 16 संस्कार के बारे में, जिसमें से उसमें से कुछ संस्कार हैं जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला संस्कार है गर्भदान संस्कार। यह संस्कार संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फिर आता है पुंसवन संस्कार। स्त्री के गर्भधारण के 3, 4 या 8वें महीने में इसका किया जाता है। फिर है सीमंत्रयन संस्कार। गर्भ की रक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। जातकर्म संस्कार, बच्चे के जन्म के बाद पिता द्वारा शिशु को मधु और घी चटाने का संस्कार होता है। फिर है नामकरण संस्कार। शिशु का जो नामकरण होता है, नाम रखा जाता है, वो वाला संस्कार। फिर है निष्क्रमण संस्कार। जन्म के बाद पहली बार शिशु को घर से बाहर निकाला जाता है, तो यह संस्कार किया जाता है। फिर है अन्नप्राशन संस्कार। जन्म के 6ठे माह में अन्न खिलाने से संबंधित यह संस्कार है, जो आज भी हम लोग करते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार यानी कि मुंडन, 3 या 8वें वर्ष के मध्य यह संस्कार किया जाता है। फिर है कर्णवेद संस्कार। इसमें रोगों से मुक्ति के लिए कान छेदने का संस्कार होता है, मतलब बच्चे का कान जो होता है वो छेदा जाता है। फिर है विद्यारंभ संस्कार। 5वें वर्ष में बच्चे को जो अक्षर ज्ञान करवाया जाता है, तो वो विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। उपनयन संस्कार, शिक्षा ग्रहण से पूर्व किया गया संस्कार, यानी कि जनेऊ जो हम लोग बोलते हैं, जनेऊ करवाना, वो होता है उपनयन संस्कार। फिर है वेदारंभ संस्कार। वेद अध्ययन से पूर्व किया गया संस्कार यह कहलाता है। फिर है केशांत संस्कार। 16 वर्ष के बाद पहली बार जब केसों को उतारा जाता है, यानी कि पूरा बाल को हटा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं केशांत संस्कार। फिर है समावर्तन संस्कार। तो विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाने वाला यह संस्कार होता है। फिर है विवाह संस्कार।
वर वधू को पढ़ने सूत्र में बांधने का ये संस्कार होता है जब शादी किया जाता है। और लास्ट है अंत्येष्टि संस्कार, जब मृत्यु के पश्चात हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार, वो है अंत्येष्टि संस्कार। तो यह थे हमारे 16 संस्कार। और आज आप जाने हैं उत्तर वैदिक काल में, और ऐसे ही और भी हिस्ट्री से जुड़े नोट्सों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।